पिछले वीडियो में हमने देखा कि अकबर की भू राजस्व व्यवस्था कैसी रही, आईने दहशाला पद्धति क्या थी, और फिर हमने देखा कि राजा टोडरमल ने जो आईने दहशाला पद्धति शुरू की, उस आधार पर भूमि का वर्गीकरण किन भागों में किया गया। आज का जो वीडियो है, आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि भू राजस्व की दर यानी कि दस्तूर वो क्या है, फिर भूमि का जो भूमि कर जो थे वो किस तरह से एकत्रित किया जाता था वो देखेंगे। उसके बाद हम लोग देखेंगे कि कर निर्धारण की कौन कौन सी प्रणालियाँ थी, और फिर हम देखेंगे कि अकबर के बाद के जो शासक थे उन्होंने भू राजस्व व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन किए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं दस्तूर से। दस्तूर क्या है, तो जैसे कि यहाँ पे कह रहा है कि अकबर ने भू राजस्व के रूप में नगदी के रूप में प्राप्त करना चाहता था। मतलब अकबर जो है वो फसल के रूप में कभी भी भू राजस्व नहीं लेना चाहता था। फसल के रूप में भू राजस्व दो तरह से वसूला जाता था, एक फसल के रूप में, दूसरा नगद। मतलब क्या था कि फसल के रूप में वसूल करने में क्या होता था कि जब अनाज तैयार हो जाती थी तो उस आधार पर, जैसे कि 1/3 भाग पहले से निर्धारित है, तो अनाज के 2 हिस्से होते थे, एक में 1/3 भाग होता था, दूसरा आपका 1/7 होता था। तो 1/3 भाग जो अनाज होता था वो सरकार अगर ले जाए और बाकी वो अपने अपने पास रख ले, तो ये जो 1/3 भाग अनाज के रूप में लेना वो हो गया अनाज के रूप में कर वसूलना। और उसके बाद नगद में क्या होता था कि सारे अनाज को जाकर मंडियों में जो भाव तय होता था उस भाव के आधार पर बेच दिया जाता था, और बेचने के बाद जो रकम आता था वो रकम का 1/3 भाग सरकार राजस्व के रूप में वसूल लेती थी। तो ये था नगद प्रथा। तो अकबर के समय में सरकार यह चाहती थी, मतलब बादशाह ये चाहता था कि किसी भी तरह से लगान जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करता था कि वो नगद के रूप में वसूल हो जाए। तो नगद के रूप में वसूल करने के लिए क्या होता था कि उसने क्या किया कि विभिन्न क्षेत्रों के नगद भूमि कर की सूचियाँ तैयार कर ली थी कि किस आधार पर भूमि कर से कौन सी रकम वसूल करनी है। तो वो जो सूची थी वही सूची कहलाती थी दस्तूर, जिससे विभिन्न क्षेत्रों की भूमि के आधार पर उसकी उपज की, उसके राजस्व की दर पहले से अंकित होती थी। तो ये जो लिस्ट थी, ये जो सूची थी वो कहलाती थी दस्तूर। अब हम देखेंगे भूमि कर एकत्रित करना। तो भूमि कर कैसे एकत्रित किया जाता था, तो भूमि कर एकत्रित करने के लिए उसने क्या किया था, संपूर्ण साम्राज्य को विभिन्न प्रांतों में बांटा था, प्रांतों को विभिन्न जिलों में बांटा था, जिलों को परगनों में बांटा था, और परगनों को गांवों में, यानी कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई गांव थी, और विभिन्न गांवों को मिलाकर लगभग 100 गांवों को मिलाकर एक परगना बनता था। फिर विभिन्न परगना को मिलाकर एक जिला बनता था, और विभिन्न जिलों को मिलाकर एक सूबा या प्रांत बनता था। और विभिन्न प्रांतों को, जैसे कि अकबर के समय में 12 सूबे थे, तो विभिन्न 12 सूबों को मिलाकर अकबर का संपूर्ण साम्राज्य बनता था। तो हर एक जो उसने डिवीज़न जिस तरह से किया था, प्रांतों में अलग, सूबों में अलग राजस्व वसूली होता था, फिर जिलों में अलग राजस्व वसूली का अधिकारी होता था, फिर परगनों में अलग राजस्व वसूली अधिकारी होता था, गांव में अलग राजस्व वसूली अधिकारी होता था। तो यहाँ पर कह रहा है कि परगनों में जो गांव राजस्व वसूली अधिकारी होता था वो था आमिल, वो आमिल कहलाता था। और जिलों में जो राजस्व वसूली का अधिकारी होता था वो आमल गुजार कहलाता था। फिर गांव में, जो कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी, गांव में राजस्व वसूली के जो अधिकारी था वो कई अधिकारी होते थे, जैसे गांव का मुखिया जिसे मुकद्दम कहा जाता था, फिर एक कानूनगो होता था, एक पटवारी होता था, एक फौजदार होता था, और वितिकची। ये सभी लोग गांव में मिलकर गांव से राजस्व वसूली का काम करते थे, यानी कि टैक्स वसूलते थे, और वो टैक्स ले जाकर सरकार को दे देते थे। यहाँ पे एक बात उल्लेखनीय है कि अकबर ने बहुत ज़्यादा ये कोशिश की कि किसानों पर राजस्व देने का बहुत ज़्यादा भार ना पड़े, इसीलिए पहले से जो 2 व्यवस्था चली आ रही थी, उसने उन 2 करों को हमेशा के लिए हटा दिया। वो 2 कर क्या थे, वो 2 कर थे महसिलाना और जरीवाना। ये दोनों कर शेरशाह सूरी के समय में लगाए गए थे। ये कर क्या थे, महसिलाना और जरीवाना। जरीवाना क्या था, जो संपूर्ण भूमि का सर्वेक्षण करने वाला अधिकारी होता था, मतलब संपूर्ण भूमि को जाकर देखे कि कौन सी भूमि कितनी उपजाऊ है, कौन सी भूमि को किस श्रेणी में रखा जाए। तो ये जो सर्वे करने वाला अधिकारी होता था, वो अधिकारी जो टैक्स जो कर वसूलता था वो कर कहलाता था जरीवाना। और सर्वे करने के पश्चात वहाँ से जाकर जो मालगुजारी करता था, वो मालगुजारी करने वाला अधिकारी जो टैक्स लेता था वो टैक्स कहलाता था महसिलाना। तो अकबर ने अपने कृषकों पर कर के अतिरिक्त बोझ को कम करने के लिए ये दोनों कर को हटा दिए गए थे, जो कि जरीवाना 2.5% लिया जाता था और महसिलाना 5% तक लिया जाता था। मतलब ये दोनों कर 2.5 से 5% लिए जाते थे। इन दोनों करों को अकबर ने हटा दिया गया था। तो ये हो गए। अब हम लोग आगे देखेंगे कर निर्धारण की प्रणाली। तो
जैसे कि हम लोग जब देख रहे थे दशहरा पद्धति, तो उसमें हमने देखा कि जब अकबर ये प्रयास कर रहे थे कि किस तरह से भूमि से, जो खालसा भूमि, उससे ज़्यादा राजस्व की प्राप्ति हो सके। तो इस क्रम में हमने देखा कि पहले जो अधिकारियों को लगाया गया था इस कार्य में, तो उन अधिकारियों ने कौन सी कनकुत प्रणाली का इस्तेमाल किया। फिर जब कनकुत प्रणाली से कुछ खास फायदा नहीं हुआ, तो फिर बाद में नस्क प्रणाली लगाई गई टोडरमल के द्वारा। तो कनकुत प्रणाली, नस्क प्रणाली, ये आखिर है क्या, वो हम लोग देखेंगे कि किस आधार पर भूमि का कर निर्धारण किया जाता है। तो जब हम आईने अकबरी पढ़ते हैं, तो उसमें भूमि के कर निर्धारण की जो 3 प्रणालियों का हमें वर्णन उसमें देखने को मिलता है, गल्ला बख्शी प्रणाली, जब्ती प्रणाली और नस्क प्रणाली। तो हम लोग एक एक करके देखेंगे कि ये क्या है। पहला है गल्ला बख्शी प्रणाली। गल्ला बख्शी प्रणाली जो है भूमि निर्धारण की सबसे प्राचीन प्रथा है। इसको बटाई के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रणाली ठट्टा, काबुल और कश्मीर में प्रचलित थी। ठट्टा, काबुल और कश्मीर क्या है, ये ठट्टा प्रणाली और ठट्टा प्रणाली जो है, मतलब सॉरी, ये जो गल्ला बख्शी प्रणाली है वो ठट्टा, काबुल और कश्मीर में प्रचलित थी। ये बटाई जो प्रणाली है, जैसे गल्ला बख्शी भी कहते हैं, ये 3 तरह की होती थी। कौन कौन सी? पहला है खेत बटाई, दूसरा है लंक बटाई और तीसरा है रास बटाई। तो खेत बटाई क्या है? खेत बटाई में क्या होता था कि जब खड़ी फसल से या फिर खेत बोने के बाद तुरंत ही खेत जो हिस्सा है वो तय कर दिया था। मतलब जैसे ही फसल को बोया गया, उसके आधार पर जो खड़ी फसल तैयार हुई खेतों में, उसे ही देखकर अनुमान लगा लिया जाता था कि फसल कितनी होगी, और उससे राज्य की आय का और किसानों का भाग निर्धारित कर लिया जाता था। दूसरी क्या है? लंक बटाई। लंक बटाई में क्या होता था? खेत काटने के बाद फसल को खलिहान में लाता था। मतलब फसल तैयार हो गई, उसे काटने के बाद जब खलिहान में आया, और उसे देखकर ये अनुमान लगा लिया जाता था कि राज्य की का भाग कितना होना चाहिए और किसानों का भाग कितना होना चाहिए। मतलब अभी जो फसल को लाया गया है वो अभी भूसे से अलग नहीं हुआ, वो भूसे के साथ ही अनाज रखा हुआ। उस आधार पर अनुमान लगा लिया जाता था कि फसल कितनी होनी चाहिए, और फिर इस आधार पर किसानों का और सरकार का भाग तय कर लिया जाता था। और जो तीसरी है वह रास बटाई। रास बटाई में क्या होता था कि अनाज को खलिहान में लाया जाता था, फिर उसे भूसे से अनाज को अलग कर लिया जाता था, और जो अनाज प्रॉपर हमें मिल जाता था उसे देखकर ये अनुमान लगाया जाता था कि सरकार को कितना मिलना चाहिए और किसानों को कितना मिलना चाहिए। तो ये जो 3 प्रणाली थी, खेत बटाई, लंक बटाई और रास बटाई, ये गल्ला बख्शी प्रणाली है, जिसको कि बटाई प्रणाली भी कहते हैं। अब जो हम लोग देखेंगे जब्ती प्रणाली, वो क्या है? दूसरी जो प्रणाली है, जब्ती प्रणाली में क्या होता था कि किसान और सरकार के बीच में समझौता होता था, जो 3 वर्ष या उससे कम समय के लिए प्रति बीघा के हिसाब से लगान निर्धारित कर लिया जाता था। अब इसमें क्या होता है कि चाहे फसल या पैदावार जितना भी हो, लेकिन अगर 3 वर्षों तक कोई रकम तय कर दी गई है, तो फिर वो फसल अच्छी हो या बुरी हो या फिर फसल ना हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किसानों को वो 3 वर्षों तक वो निर्धारित लगान देनी ही पड़ती थी। तो ये जो है वो ज़मीन की उपज शक्ति और उसकी स्थिति पर निर्भर करती थी, कि अगर ज़मीन की उपज बहुत अच्छी है तो अगले 3 वर्षों तक वो रकम निर्धारित हो गई। अब अनाज हो, पैदा ना हो, या बारिश हो ज़्यादा हो या बारिश कम हो, या कुछ भी प्रॉब्लम हो जाए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। बस जो 3 सालों के लिए कृषि की जो लगान तय कर दी गई है भूमि की उपज के आधार पर, बस उसे ही निर्धारित माना जाता था, और अगले 3 वर्षों तक किसान को वो रकम देनी पड़ती थी। ये जो प्रणाली थी, इसको जब्ती, नकद या जमाई भी कहते थे। और ये जो प्रणाली थी वो बिहार, इलाहाबाद, मुल्तान, अवध, आगरा, मालवा, दिल्ली, लाहौर, अजमेर और गुजरात, इन इलाकों में फेमस थी। और जो तीसरी प्रणाली है वह है नस्क या कनकुत प्रणाली। इसके तहत क्या होता था कि ज़मीन को मोटे तौर पर आंक लिया जाता था कि हाँ, ज़मीन ऐसी है तो उपज ऐसी होनी चाहिए। और ये प्रणाली किसानों के लिए सबसे अलाभकारी और सबसे झंझटपूर्ण थी। ये प्रणाली बंगाल, उड़ीसा, बरार और कश्मीर में प्रचलित थी। इसको रैयतवाड़ी प्रणाली भी कहते थे। रैयतवाड़ी प्रणाली कहने का मतलब कि ये जो प्रणाली थी वो सीधे किसानों के साथ तय होता था। इसमें कोई बीच का अधिकारी नहीं होता था। जैसे कोई जमींदार नहीं होगा, कोई जागीरदार नहीं होगा, कोई और राजस्व वसूली का अधिकारी नहीं होगा। सीधे किसान और सरकार के बीच की ये प्रथा थी, इसीलिए इसे रैयतवाड़ी प्रणाली कहते हैं। रैयत का अर्थ होता है किसान। तो ये थी हमारी कर निर्धारण की 3 प्रणालियाँ, जिसके बारे में अभी हमने देखा। अब हम देखेंगे कि अकबर के बाद भूमि व्यवस्था में क्या क्या परिवर्तन हुए। तो अकबर ने अपने साम्राज्य को
15 सूबों में विभाजित किया था। शाहजहाँ के काल में ये बढ़ गए थे और ये 17 हो गए थे। औरंगजेब के समय में सबसे ज़्यादा यानी कि 21 सूबे हो गए थे। और अकबर ने जो 15 प्रांत थे, इन 15 प्रांतों में भूमि की जो प्रणाली लागू की थी वो सबसे ज़्यादा लोकप्रिय हुई। अब हम जहांगीर के समय में देखेंगे। जहांगीर का टाइमिंग है 1605 से 1627 ईस्वी के बीच में। उसने क्या किया कि अकबर ने जो लगान निर्धारित किया था, जो प्रथा चलाई थी, उसे ही चलने दी। उसमें कुछ खास परिवर्तन उसने किए नहीं। बस अकबर ने क्या किया कि अकबर की जब्ती प्रथा का मूल उद्देश्य जमींदारी प्रथा को समाप्त करना और सरकार तथा कृषकों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करना था। उसके बाद हम आते हैं शाहजहाँ के समय में। शाहजहाँ का टाइमिंग है 1627 से लेकर 1658 ईस्वी तक। उसने जो लगान वसूल करने का काम है वो ठेकेदारों को दे दिया था। अब इसमें क्या हुआ कि शाहजहाँ ने जागीरदारी प्रथा को आरंभ करके जब्ती प्रणाली को क्षति पहुंचाई। देखिए, अकबर ने जब्ती प्रणाली शुरू की थी। उसका उद्देश्य क्या था कि सरकार और रैयतों के यानी किसानों के बीच में सीधा संपर्क स्थापित हो और बीच में कोई ठेकेदार, कोई जमींदार, कोई जागीरदार ना हो। लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके पुत्र जहांगीर ने भी इसी प्रथा को कायम रहने दी और उसने वही बीच में किसी भी बीच के व्यक्ति को यानी कि ठेकेदारों को नहीं आने दिया। लेकिन जब शाहजहाँ आता है तो उसने क्या किया कि ठेकेदारों को ये काम सौंप दिया। इससे जब्ती प्रणाली को बहुत नुकसान हुआ और जमींदारी प्रथा को बहुत ज़्यादा बल मिला। इससे कृषकों की स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी और भू राजस्व भी उसने बढ़ा दी थी। पहले भू राजस्व 1/3 भाग था, अब उसने 1/2 भाग कर दिया। मतलब अकबर और के समय में जब निर्धारित किया गया था 25%, वो अब बढ़कर 50% हो गया था। सरकार की भू राजस्व से 4 करोड़ इसकी आय हो गई थी। मतलब आय को तो चलो फ़ायदा हो रहा है कि राज्य की आय बढ़ रही है, लेकिन इससे किसानों को बहुत ज़्यादा क्षति हो रही है क्योंकि उन्हें अपना आधा अनाज उठाकर सरकार को दे देना पड़ रहा है। अब हम देखेंगे औरंगजेब के समय में। औरंगजेब का काल जो है वो 1658 ईस्वी से लेकर 1707 ईस्वी तक है। तो इसने जो है लगान वसूली का कार्य काफ़ी कठोरता से इस समय किया जाने लगा था। इसने जब्ती प्रथा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था और उसके स्थान पर नस्क प्रथा को ले लिया था। नस्क प्रथा कृषकों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक साबित हुई। तो ये थी आज का वीडियो, जिसमें हमने क्या क्या देखा। हमने देखा कि दस्तूर क्या है, फिर हमने देखा कि भूमि का कर जो है वो एकत्रित करने के लिए कौन कौन से अधिकारी को कहाँ कहाँ नियुक्त किया गया था। फिर हमने देखा कि भूमि कर जो निर्धारित हो रहा है तो भूमि कर निर्धारण की प्रणाली क्या है और कौन कौन सी प्रणाली के तहत भूमि कर निर्धारित किया जाता था। और फिर हमने देखा कि अकबर के पश्चात जो भी शासक आए हैं उन्होंने भूमि कर की प्रणाली में क्या क्या परिवर्तन किए और उससे राज्य को क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ, किस कृषकों को क्या फ़ायदा क्या नुकसान हुआ। तो आज की वीडियो में हम लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस चैप्टर को आगे बढ़ाएंगे। थैंक यू।